अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आईपी ट्रेनर्स। मैं हूं हसनैन। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आज हमारा IPv4 एड्रेसिंग का लेक्चर नंबर 4 है। अगर पिछले 3 लेक्चर्स नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और ऊपर भी आपको लिंक नजर आ रहा होगा। इस पर क्लिक करके पहले प्रीवियस लेक्चर्स पढ़ लें, उसके बाद वापस इसी वीडियो पर आ जाइएगा। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ की, जैसे आयाना, आईकैन, रीजनल और लोकल इंटरनेट रजिस्ट्रीज का रोल क्या होता है आईपी एड्रेसिंग में। इसके अलावा हमने बात की थी कि 32 बिट से 4.29 बिलियन कॉम्बिनेशन जो बनते हैं IPv4 एड्रेसेस के लिए, उनको अगर आज के लिहाज से देखा जाए तो ये काफ़ी छोटा नंबर है, क्योंकि इस वक्त दुनिया में इंसानों की आबादी 8 बिलियन तक पहुंच चुकी है। अगर आप इन IP एड्रेसेस को डिवाइड भी करें तो एक बंदे के हिस्से में एक IP एड्रेस भी नहीं आता। अच्छा, तो लेट 70s और अर्ली 80s में जब ये IP एड्रेसेस इंट्रोड्यूस करवाए गए थे तो उस वक्त तो ये नंबर बहुत ज़्यादा लगा करता था, क्योंकि उस वक्त इंटरनेट इतना पॉपुलर नहीं था, इंटरनेट के यूज़र्स इतने ज़्यादा नहीं थे। तो शुरू में तो ये मसला सामने नहीं आ गया होगा कि हमें IP एड्रेसेस को मैनेज करना चाहिए क्योंकि ये कम पड़ गए। तो उस वक्त के लिहाज से ये नंबर बहुत बड़ा था, यानी 4.29 बिलियन कॉम्बिनेशन सबको बहुत ज़्यादा लगा करते थे। तो उस वक्त जो सबसे बड़ा इशू था वो ये था कि ये जो इतनी बड़ी रेंज है एड्रेसेस की, इसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए, इसको हम एलोकेट किस तरीके से करेंगे। तो उसके लिए जी आयाना ने सबसे पहले जो स्टेप लिया था वो ये था कि इन एड्रेसेस की क्लासिफिकेशन कर दी जाए। तो IPv4 एड्रेसेस को कैसे क्लासीफाई किया जाता है ये हमारे आज के टॉपिक का हिस्सा होगा। तो चलें जी, इसको पढ़ने के लिए स्क्रीन पर चलते हैं। तो क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो कुछ इस तरह से है कि जो 4.29 बिलियन IP एड्रेसेस हैं हमारे पास, उनको आयाना ने 5 अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर दिया। और वो 5 क्लासेस कुछ इस तरह से हैं कि सबसे पहली क्लास A, उसके बाद क्लास B, देन क्लास C, क्लास D और फिर सबसे एंड पे आती है क्लास E। अब इनको हम क्लास A, B, C, D, E ही लिखेंगे, इन्हें क्लास 1, 2, 3, 4, 5 नहीं कहा जाता। अच्छा, अब ये 5 क्लासेस की जो डिवीजन है वो कुछ इस तरह से है कि इनमें जो पहली 3 क्लासेस आप देख रहे हैं, यानी कि क्लास A, B और C, इनके जो IP एड्रेसेस हैं, ये ज़्यादातर IP एड्रेसेस जो हैं इनको हम यूनिकास्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट का कॉन्सेप्ट पता होगा। अगर नहीं पता तो क्विकली थोड़ा सा आपको तारुफ करवा देता हूँ। यूनिकास्ट में 1-to-1 कम्युनिकेशन होती है, यानी सोर्स भी एक होता है और डेस्टिनेशन भी एक ही होती है। तो 1-to-1 कम्युनिकेशन इज कॉल्ड यूनिकास्ट। और इसी तरह जो मल्टीकास्टिंग है, मल्टीकास्ट होता है जी 1 to a स्पेसिफिक ग्रुप कम्युनिकेशन, जिसमें एक सिंगल सोर्स होगा और वो किसी ग्रुप के साथ कम्युनिकेट कर रहा होगा। और ब्रॉडकास्ट का कॉन्सेप्ट होता है 1 to all, यानी एक सोर्स है और सुनने वाले सब हैं, रिसीव करने वाले सब हैं। तो 1 to all कम्युनिकेशन इज ब्रॉडकास्ट। तो ये जो क्लास A, B और C के IP एड्रेसेस हैं, ये ज़्यादातर IP एड्रेसेस जो हैं ये यूनिकास्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, अब क्लास D पे हम आ जाते हैं। तो जो क्लास D है, क्लास D के IP एड्रेसेस को इस्तेमाल किया जाता है मल्टीकास्टिंग के लिए, मल्टीकास्ट। और मल्टीकास्ट मैंने भी आपको बताया 1 to a स्पेसिफिक ग्रुप कम्युनिकेशन। इसी तरह अगर हम क्लास E पर चलें तो अब हमारे ज़हन में तो यही आता है कि यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट का अगर कॉन्सेप्ट होता है तो क्लास E फिर ब्रॉडकास्ट के लिए होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लास E के जो एड्रेसेस हैं, दे आर रिजर्व्ड फॉर रिसर्च एंड टेस्टिंग। और आज के हमारे मॉडर्न नेटवर्क्स के अंदर क्लास E का कोई इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। उसकी वजह यह है कि जो आप क्लास A, B और C देख रहे हैं, लेटर ऑन आप इनमें पढ़ेंगे पब्लिक और प्राइवेट IP एड्रेसेस के बारे में। तो इन्हीं में जो प्राइवेट IP एड्रेसेस हैं उन्हीं को हम अपनी रिसर्च एंड टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा क्लास E की आज के दौर में कोई अहमियत नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि ब्रॉडकास्ट के लिए कोई एड्रेस नहीं होता, ब्रॉडकास्ट के लिए एड्रेस है, लेकिन जहां क्लास E खत्म होती है उसके बाद एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस आता है। वो एड्रेस वैसे मैं यहां पे लिख देता हूं, 255.255.255.255। एक तरह से जो आपका लास्ट कॉम्बिनेशन बनता है
ये वो है, लेकिन इस एड्रेस का ताल्लुक क्लास ई से नहीं है। क्लास ई इस एड्रेस से बिल्कुल थोड़ा सा पहले ही खत्म हो जाती है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये ज़हन में आता है कि यूनिकास्ट के लिए 3 क्लासेस क्यों है और बाकियों के लिए एक एक क्लास क्यों रखी गई है। उसकी रीज़न ये है कि हमें यूनिकास्ट एड्रेसेस ज़्यादा चाहिए होते हैं। वो क्यों? मिसाल के तौर पर अगर एक क्लास में 50 लोग बैठे हुए हैं तो मुझे 50 लोगों के लिए 50 यूनिकास्ट आईपी एड्रेसेस चाहिए होंगे। लेकिन अगर उस क्लास को मैं 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर लूँ तो उन 2 ग्रुप्स के लिए मुझे मल्टीकास्ट एड्रेसेस सिर्फ 2 चाहिए होंगे। और अगर मैंने उस क्लास में ब्रॉडकास्ट करनी है तो ब्रॉडकास्ट करने के लिए मुझे सिर्फ एक आईपी एड्रेस चाहिए होगा। तो मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट एड्रेसेस हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होते, इसलिए उनकी आपको एक एक क्लास नज़र आ रही है और यूनिकास्ट में आपको 3 क्लासेस नज़र आ रही हैं। एक लॉजिक इसमें मैं और भी ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, क्लास ए, बी और सी को कुछ इस तरह से भी डिज़ाइन किया गया है कि जब हम मुख्तलिफ नेटवर्क्स को देखते हैं तो कुछ नेटवर्क साइज में बड़े होते हैं, कुछ मीडियम साइज के होते हैं और कुछ स्मॉल साइज के होते हैं। नेटवर्क के साइज का अंदाजा जो है वो नंबर ऑफ यूजर्स या नंबर ऑफ होस्ट से लगाया जाता है। यूजर्स की तादाद ज्यादा होगी तो हम कहेंगे नेटवर्क बड़ा है, कम होंगी तो हम कहेंगे नेटवर्क छोटा है। ठीक है जी, तो नंबर ऑफ यूजर जो है वो डिसाइड करते हैं कि नेटवर्क बड़ा है या छोटा। तो अगर आपका नेटवर्क बड़े साइज का है, लार्ज साइज नेटवर्क है, तो उसके लिए क्लास ए के आईपी एड्रेसेस को इस्तेमाल किया जाता है। मीडियम साइज के लिए क्लास बी के आईपी एड्रेसेस इस्तेमाल होते हैं और नेटवर्क अगर स्मॉल साइज का है तो उसके लिए क्लास सी के आईपी एड्रेसेस को यूज किया जाता है। अब फिर एक क्वेश्चन ज़हन में आता है कि नेटवर्क में कितने यूजर्स हों तो हम कहेंगे जी ये स्मॉल नेटवर्क है, कितने यूजर्स हों तो हम कहेंगे जी मीडियम साइज है और कितने हों तो हम कहेंगे ये एक लार्ज साइज नेटवर्क है। उसके लिए मैं नंबर्स यहां पे लिख देता हूं, लेकिन ये नंबर्स आए कहां से हैं इसके पीछे एक लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है जो आप लोग भी सीखेंगे आइंदा आने वाले लेक्चर्स में। लेकिन आज मैं वो नंबर्स लिख देता हूं ताकि फिलहाल आपके लिए समझना आसान हो जाए। ओके जी, तो आपके नेटवर्क में अगर यूजर्स की तादाद 254 तक हो तो हम कहेंगे जी आपका नेटवर्क स्मॉल है। लेकिन 254 से ज्यादा और 65,534 तक अगर आपके यूजर्स हों तो हम कहेंगे जी आपका नेटवर्क मीडियम साइज्ड है। और अगर 65,534 से ज्यादा और 16,777,214 तक अगर आपके नेटवर्क में यूजर्स हैं तो हम कहेंगे जी ये लार्ज साइज नेटवर्क है। अगेन ये नंबर कहां से आए हैं आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अंदाजा लगा लेते हैं कि आपका नेटवर्क बड़ा है, दरमियाने साइज का है या छोटे साइज का है। अच्छा जी, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबके ज़हन में आ रहा होगा वो ये है कि अगर हमारे सामने एक आईपी एड्रेस लिखा हो तो हमें पता कैसे चलेगा कि उसकी क्लास कौन सी है। ठीक है, या उसका ताल्लुक किस क्लास के साथ है। ये क्लास ए का आईपी है, बी का है, सी का है, डी का है या ई का है। तो हाउ टू आइडेंटिफाई क्लास ऑफ एन आईपी एड्रेस, एक आईपी एड्रेस की क्लास को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये मैं यहां पे लिख भी देता हूं। हाउ टू आइडेंटिफाई क्लास ऑफ एन IPv4 एड्रेस, एक IPv4 एड्रेस की क्लास को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो इसका आंसर ये है कि ओनली द फर्स्ट ऑक्टेट ऑफ IP एड्रेस डिफाइंस द क्लास। आईपी एड्रेस में 4 ऑक्टेट होते हैं, तो जो सबसे पहला ऑक्टेट है उसको रिजर्व किया गया है एड्रेसेस की क्लास को डिफाइन करने के लिए। ठीक है जी, जो पहला ऑक्टेट है सिर्फ वो क्लास को डिफाइन करता है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको आपके सामने यूं लिखूं x.x.x.x, तो ये 4 ऑक्टेट हो गए। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि ऑक्टेट की नंबरिंग लेफ्ट से राइट की तरफ है। तो ये ऑक्टेट नंबर 1, ये ऑक्टेट नंबर 2, ये ऑक्टेट नंबर 3 और ये ऑक्टेट नंबर 4 है। तो जब हम कहते हैं ओनली द फर्स्ट ऑक्टेट, ठीक है जी, डिफाइंस द क्लास ऑफ एन आईपी एड्रेस, ठीक है, तो ये जनाब आपका पहला ऑक्टेट है। ठीक है, इसका मतलब है क्लास डिफाइन करने के लिए ऑक्टेट नंबर 2, 3 और 4 का कोई रोल नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, ये मेरी स्टेटमेंट है, याद रखिएगा, ये आगे भी आपके काम आती रहेगी। ऑक्टेट नंबर 2, 3 और 4 पे
पांचों क्लासेस का बराबर हक है। ठीक है जी, 2, 3 और 4 ये पांचों की पांचों क्लासेस के लिए। लेकिन पहला ऑक्टेट जो है वो डिवाइडेड है। क्लास ए को थोड़ा सा हिस्सा मिलेगा पहले ऑक्टेट में से, थोड़ा सा बी को मिलेगा, थोड़ा सी को, थोड़ा सा हिस्सा डी को दिया जाएगा और थोड़ा सा हिस्सा जो है वो क्लास ई के हिस्से में आएगा। अब एग्जैक्टली इसको अयाना ने कैसे डिवाइड किया है इसको समझ लेते हैं। अच्छा जी, ऑक्टेट कोई भी हो, ऑक्टेट का मतलब यह है कि वो डेसिमल नंबर्स में अगर हम बात करें तो वो 0 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा जी, 255 तक जाएगा। अब ये जो 0 से 255 की रेंज है, ये टोटल 256 नंबर्स बनते हैं। इन 256 नंबर्स को अब कैसे डिवाइड किया गया है वो मैं आपके सामने लिखता हूं। तो क्लास ए की अगर हम बात करें तो क्लास ए को 0 से लेकर 127 तक नंबर असाइन कर दिए गए हैं। यानी पहले ऑक्टेट में अगर 0 से लेकर 127 अगर आपको लिखा हुआ नजर आया या इनके दरमियान कोई भी नंबर लिखा हुआ नजर आया तो उस आईपी एड्रेस का ताल्लुक क्लास ए के साथ होगा। अच्छा, यहां पे ना मैं एक स्टार लगा रहा हूं, यानी कि इसका मतलब है इस पे कुछ शराइत, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होती हैं। ठीक है, फिलहाल हम मैथमेटिक्स के साथ जा रहे हैं, नंबर्स के साथ जा रहे हैं। तो नंबर्स के हवाले से बात ऐसी ही है, 0 से लेकर 127 तक अगर पहले ऑक्टेट में लिखा हुआ है तो उस आईपी एड्रेस का ताल्लुक क्लास ए के साथ होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये टोटल नंबर कितने बनते हैं? ये बनते हैं 128। ठीक है, ऑक्टेट कितना होता है? 256 नंबर्स का। तो 256 में से 128 तो सीधे सीधे क्लास ए के लिए चले गए। अच्छा, अब अगली क्लास है क्लास बी। क्लास ए खत्म कहां पे हो रही है? 127 पे। तो 127 से जो अगला नंबर है दैट इज 128। तो 128 से शुरू करके 191 तक अगर हम जाएं तो ये नंबर बनते हैं जनाब आपके 64। ठीक है जी, तो ये 64 नंबर्स बनते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर पहले ऑक्टेट में 128 से लेकर 191 तक, अच्छा इसमें 128 भी शामिल है, 191 भी शामिल है, और इनके दरमियान जितने भी नंबर होंगे अगर पहले ऑक्टेट में आपको ये लिखा हुआ नजर आ गया तो उस आईपी एड्रेस का ताल्लुक क्लास बी के साथ होगा, यानी कि एक मीडियम साइज नेटवर्क के साथ होगा और वो आईपी एड्रेस एक यूनिकास्ट आईपी एड्रेस होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम क्लास सी की बात करें तो ये 191 पे क्लास बी खत्म हुई थी और अगला नंबर जो है वो 192 है। तो 192 से लेकर 223 तक तो ये बनते हैं 32 नंबर्स। इसका मतलब ये है कि अगर पहले ऑक्टेट में 192 से लेकर 223 तक नंबर लिखा हुआ तो आपका जो आईपी एड्रेस है उसका ताल्लुक क्लास सी से होगा। क्लास सी से ताल्लुक होने का मतलब है कि उसका ताल्लुक एक स्मॉल साइज नेटवर्क के साथ होगा और वो यूनिकास्ट आईपी एड्रेस होगा। अच्छा, अब इससे आगे चलते हैं क्लास डी जो कि मल्टीकास्टिंग के लिए है। क्लास डी की रेंज शुरू होती है 224 से, यानी 223 से अगला नंबर जहां क्लास सी खत्म हुई थी। तो जहां क्लास सी खत्म हो रही है उसके बिल्कुल फौरन बाद क्लास डी शुरू हो जाएगी और वो 224 से लेकर जाएगी 239 तक, और ये आपके टोटल नंबर जो बन जाते हैं ये 16 नंबर है, पहले ऑक्टेट के 16 नंबर। ठीक है, अच्छा इसका मतलब है अगर आपके फर्स्ट ऑक्टेट में 224 से लेकर 239 तक कोई नंबर लिखा होता है तो उस एड्रेस का ताल्लुक क्लास डी के साथ होगा, यानी कि मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस होगा। इसी तरह अगर क्लास ई की बात की जाए तो 239 से अगला नंबर जो है वो 240 है और 240 से लेकर 255 तक क्लास ई जाती है, और यहाँ पे 255 पे आपको पता है ऑक्टेट खत्म भी हो जाता है। ठीक है, 0 से शुरू होता है और 255 पे जाता है। अच्छा, मैंने वो जो स्टार लगाया हुआ वो आप नोट करें सिर्फ क्लास ए के लिए, और मैंने किसी और क्लास के बारे में ऐसी कोई बात नहीं की। तो 240 से लेकर 255 तक ये नंबर भी बनते हैं 16। ठीक है जी। अच्छा, अब इन सबको अगर आप ऐड करें 128 प्लस 64 192, उसके बाद 32 ऐड करें 224, उसके बाद 16 प्लस 16 तो ये 256 बन जाता है। यानी पहले ऑक्टेट में टोटल कितने नंबर हैं? 256 नंबर हैं। उन 256 नंबर्स को इस तरीके से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अच्छा अब ये जो डिवीजन है ना, या ये जो टेबल इस वक्त आप देख रहे हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये आपके ज़हन में नहीं होगा, ये जो लिमिट्स हैं कहां से शुरू होना है कहां पे खत्म करना है, अगर ये याद नहीं होगा तो आप आईपी एड्रेसेस की क्लासेस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। आपके सामने अगर एक आईपी एड्रेस लिखा होगा तो आपके लिए मुश्किल होगा ये बताना कि इसका ताल्लुक किस क्लास के साथ है, तो लिहाजा ये आपको ज़हन में बिठाने पड़ेंगे, कोई इतना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, एग्जाम्पल के लिए
कुछ आईपी एड्रेस आपके सामने लिखता हूं और हम उनकी क्लास आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये जो आईपी एड्रेस मैं आपके सामने लिख रहा हूं इनका ताल्लुक किस क्लास के साथ है। लेट्स से सबसे पहली एग्जांपल जो मैं आपके सामने लिखने लगा हूं वो ये है 172.16.0.1। पहले कुछ आईपी और लिख लें, फिर एक ही दफा आइडेंटिफाई कर लेंगे। अच्छा, दूसरा है 1.2.3.4, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास आईपी एड्रेस आ जाता है लेट्स से 192.168.1.5, ठीक है। इसी तरह एक आईपी एड्रेस हम और लिख लेते हैं 224.0.0.2। तो मैंने मुख्तलिफ आईपी एड्रेसेस आपके सामने लिखे हैं और ये सब के सब जो है वैलिड आईपी एड्रेसेस हैं। वैलिड आईपी के लिए आपको पता है 4 ऑक्टेट होने चाहिए, कोई भी ऑक्टेट 0 से छोटा ना हो और 255 से ऊपर ना हो, ठीक है। तो ये हमारे पास वैलिड रेंज है आईपी एड्रेसेस की, ठीक है। आगे जाके हमें ये भी पता लग जाएगा कि जिसको हम वैलिड समझते हैं उसमें भी कुछ रिजर्व्ड एड्रेसेस होते हैं, तो उन्हें हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन फिलहाल जो हमने क्राइटेरिया अभी रखा हुआ है वो यही है, 4 ऑक्टेट हो, 0 से छोटा कोई ऑक्टेट ना हो और 255 से अब ऊपर ना जाए, ठीक है, तो आपका आईपी ठीक होगा, सही है। अच्छा, अब क्लास आइडेंटिफाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कौन सा ऑक्टेट आपको कंसिडर करना है, वो ऑक्टेट नंबर 1 है। तो ये जो पहली एग्जांपल है इसमें आप देखें आपको 172 लिखा हुआ नजर आ रहा है और 172 को अगर हम इस टेबल में जाके देखें तो 172 जो है वो क्लास बी के अंदर फिट आता है, यानी 128 से 191 के दरमियान ये नंबर है। अब ऑक्टेट नंबर 2, 3 और 4 में क्या लिखा हुआ है ये मैटर ही नहीं करता क्लास आइडेंटिफाई करने के लिए। यहां कुछ भी हो सकता है, 0 से लेकर 255 तक जो मर्जी लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पहले ऑक्टेट में क्या नंबर लिखा हुआ है उससे फर्क पड़ता है, ठीक है। तो 172 जो है वो 128 से 191 के दरमियान में आ रहा है। इसका मतलब है कि ये एड्रेस क्लास बी का है, ये एड्रेस क्लास बी का है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये एक यूनिकास्ट आईपी एड्रेस होगा और इसका ताल्लुक एक मीडियम साइज नेटवर्क के साथ होगा। अच्छा, अब दूसरी एग्जांपल पे आते हैं। इसमें आप पहला ऑक्टेट देखें तो ये 1 है। 1 जो है वो 0 से 127 के दरमियान आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो एड्रेस है ये क्लास ए का है, ये क्लास ए की रेंज में है। तो क्लास ए का होने का क्या मतलब है? इसका ताल्लुक एक बड़े नेटवर्क के साथ होगा और ये एक यूनिकास्ट आईपी एड्रेस है। उसके बाद जनाब हम तीसरी एग्जांपल को देखते हैं तो ये 192। ये बड़ा आसान है क्योंकि क्लास सी में अगर देखें तो पहला नंबर ही 192 है। 192 से लेकर 223 तक कोई भी नंबर होता तो उसका ताल्लुक जो है वो क्लास सी से ही होना था। तो इसका मतलब है ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है। क्लास सी का आईपी एड्रेस होने का क्या मतलब है कि यूनिकास्ट आईपी एड्रेस है और इसका ताल्लुक एक स्मॉल साइज के नेटवर्क के साथ होगा। और अगली एग्जांपल अगर आप देखें तो 224 जो है वो हमें क्लास डी में नजर आ रहा है। इसका मतलब है ये इसका ताल्लुक क्लास डी से है, जिसका मतलब है कि ये एक मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस है जो किसी स्पेसिफिक ग्रुप के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह अगर 240 से लेकर 255 तक पहले ऑक्टेट में लिखा होता तो उसका ताल्लुक क्लास ई से होना था, जो कि मोस्ट प्रोबेबली रिसर्च एंड टेस्टिंग के लिए रिजर्व्ड आईपी एड्रेस होता। अच्छा जी, अब हम ये जो क्लास ए के ऊपर हमने स्टार लगाया हुआ था इस पे बात कर लेते हैं। अच्छा, अब कहानी कुछ यूं है कि क्लास ए मैंने आपको कहा 0 से शुरू होती है और 127 तक, यानी पहला ऑक्टेट, सिर्फ पहला ऑक्टेट, बाकियों पे ये अप्लाई नहीं होता, 0 से 127 तक। इसमें अब 0 से शुरू होने वाले जो एड्रेसेस हैं, नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। 0 से शुरू होने वाले एड्रेसेस कितने होंगे, ठीक है, तो उस पर बात कर लेते हैं। भाई फर्स्ट ऑक्टेट में आपने फिक्स कर दिया 0, ठीक है। अगर फर्स्ट ऑक्टेट में 0 फिक्स्ड हो, ठीक है, और बाकी के 3 ऑक्टेट जो हैं वो अब आपने उनके कॉम्बिनेशन बनाने हैं। भाई पहले ऑक्टेट में बिट्स कितनी होती हैं? 8 बिट्स होती हैं। तो ये 8 बिट्स आपने कर दी फिक्स्ड, ठीक है, 0 वाली आपने 8 बिटें फिक्स कर दी। 32 में से बाकी कितनी बिटें बच गई हैं? 24, यानी बाकी के 3 ऑक्टेट्स, ठीक है, x डॉट x डॉट x। तो 3 ऑक्टेट्स जो हैं वो आपके अभी बाकी हैं। इनके आप कॉम्बिनेशन बनाना शुरू करें। 3 ऑक्टेट का मतलब बिट्स कितनी होंगी? 24 बिट्स होंगी। आप अगर 24 बिट्स के कॉम्बिनेशन पता कराना चाहें कितने, तो आप 2 रेज़ टू पावर 24 करेंगे। 2 रेज़ टू पावर 24 जब आप करेंगे तो इसका आंसर आता है 16,77216। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, इट इज 16.8 मिलियन, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 16.8 मिलियन बनते हैं। तो इतने कॉम्बिनेशन बनते हैं
यानी 0 से शुरू होने वाले कितने एड्रेसेस होंगे? 16.8 मिलियन बनते हैं। ठीक है जी, 0 से इतने ज्यादा एड्रेसेस बनते हैं। इनमें पहला एड्रेस क्या होगा? 0.0.0.0 और ये खत्म कहां पे जाके होगा? 0.255.255.255। पहला ऑक्टेट आपने फिक्स किया हुआ है 0। ठीक है, बाकी 3 ऑक्टेट्स के आप कॉम्बिनेशन बनाते जाएं तो वो 16.8 मिलियन कॉम्बिनेशन बनेंगे। पहला कॉम्बिनेशन ये होगा जिसमें आपकी 24 की 24 बिट्स क्या होंगी? 0 होंगी। और लास्ट कॉम्बिनेशन आपका क्या होगा कि 24 की 24 बिट्स आपकी 1 होंगी। अब ये पिछले लेक्चर्स में हम लोग ये चीज सीख चुके हैं। कॉम्बिनेशन अच्छे सीखे होंगे तो आगे मैंने आपको पहले कहा था आईपी एड्रेसिंग की समझ आसानी से आ जाएगी। तो 0 से इतने एड्रेसेस बनते हैं। ठीक है, अच्छा एक तो ये 0 वाली कहानी हो गई। अच्छा एक और नंबर पकड़ते हैं। एक मैंने शुरू से उठाया 0 और एक एंड से नंबर पिक कर लेते हैं 127। ठीक है भाई, 127 फिक्स कर दिया पहले ऑक्टेट में। ये क्लास ए का आखिरी नंबर है, पहला 0 था और ये आखिरी है। तो 127 की कहानी भी तो 0 जैसी है। ठीक है, आप 127 से शुरू होने वाले जो एड्रेसेस हैं उनकी भी तादाद गिनना चाहें तो वो इसी तरह निकलेगी। 127 फिक्स कर दिया, बाकी 3 ऑक्टेट्स अब आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो 3 ऑक्टेट का मतलब 24 बिट्स और 24 बिट्स के कॉम्बिनेशन कितने बनते हैं भाई? इतने बनते हैं 16777216। ठीक है, यानी 16.8 मिलियन के करीब आपके कॉम्बिनेशन बनेंगे 127 से शुरू होने वाले एड्रेसेस की। और ये रेंज कैसे लिख सकते हैं आप? 127.0.0.0 ये पहला कॉम्बिनेशन होगा और आखिरी क्या होगा? 127.255.255.255। ठीक है, तो यहां से शुरू करना है और यहां तक अगर आप जाएं तो ये 16.8 मिलियन कॉम्बिनेशन बनते हैं। ठीक है, अब हुआ ये कि 0 से शुरू होने वाले और 127 से शुरू होने वाले जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं या जितने भी एड्रेसेस हैं, आयाना ने इनको भी रिजर्व्ड डिक्लेयर कर दिया। ठीक है जी, यानी मैं और आप अपनी मर्जी से इनको रेगुलर या नॉर्मल आईपी एड्रेसेस की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ये रिजर्व्ड है फ्रॉम क्लास ए। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें वो ये है, दे आर रिजर्व्ड फ्रॉम क्लास ए। ठीक है ये क्लास ए के ही आईपी एड्रेसेस, बट रिजर्व्ड एड्रेसेस हैं क्लास ए के। रिजर्व्ड का मतलब ये हो जाता है कि ये मैं और आप अपनी मर्जी से इनको नॉर्मल आईपी एड्रेसेस की तरह यूज नहीं कर सकेंगे। इनका मकसद पहले से डिफाइन कर दिया जाएगा और जो मकसद डिफाइन कर दिया जाएगा ये उसी के लिए यूज होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जब ये जाहिर है उसी दौर की बात है जब आईपी एड्रेसेस बहुत ज्यादा थे और किसी को ये होश ही नहीं थी कि जनाब ये नौबत आ जाएगी कि ये खत्म होने वाले हो जाएंगे और इनको मैनेज करना पड़ जाएगा। तो शुरू में बड़े एड्रेसेस जाया किए गए। उन्होंने सोचा भाई अभी हमें समझ आ रहा है कि यूनिकास्ट एड्रेसेस होने चाहिए, मल्टीकास्ट होने चाहिए, ब्रॉडकास्ट होने चाहिए और इसी तरह से बड़े नेटवर्क के लिए आईपी, दरमियाने नेटवर्क के लिए, छोटे नेटवर्क के लिए आईपी हमें असाइन करने हैं। हो सकता है इन फ्यूचर हमें किसी और चीज के लिए भी आईपी एड्रेसेस की जरूरत पड़ जाए, तो उस वक्त आईपी कहां से लेकर आएंगे? तो उन्होंने कहा जी इनको हम रिजर्व कर लेते हैं और वक्त के साथ साथ अब इनका मकसद डिफाइन करते चले जाएंगे। ठीक है, और अभी तक मैं आपको बता दूं ये मेजॉरिटी इनमें से जो है वो अनडिफाइंड ही पड़ी हुई है, जाया हो रही है। अब ये जो 0.0.0 वाले एड्रेसेस हैं इनका एक मकसद तो है डिफॉल्ट राउटिंग। अब डिफॉल्ट राउटिंग क्या होती है ये आपको आइंदा आने वाले लेक्चर्स में पता लग जाएगा। अब इसी तरह ये जो 0 वाला एड्रेस आप देख रहे हैं ये एक और जगह भी इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे किसी भी नेटवर्क डिवाइस पे अगर आपने आईपी एड्रेस असाइन करना हो तो उसका एक तरीका है कि आप मैनुअली आईपी एड्रेस असाइन कर दें। दूसरा डायनामिक मेथड है। डायनामिक मेथड में अब कोई ना कोई प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है और एक बड़ा फेमस प्रोटोकॉल है DHCP, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अगर आप DHCP एनेबल कर देते हैं तो जब तक उस डिवाइस को DHCP सर्वर से आईपी एड्रेस असाइन नहीं हो जाता उस वक्त तक उसका जो आईपी एड्रेस है यानी सोर्स आईपी एड्रेस जो है वो 0.0.0 होता है। ठीक है, तो अब ये मकसद डिफाइन किए हुए हैं। ठीक है, और ये जो रेंज है ना 0 वाली, ये तो मैं एक एड्रेस के बारे में बता रहा हूं, बाकी सारे के सारे एड्रेसेस अभी तक अनडिफाइंड पड़े हुए, उनका कोई मकसद डिफाइन नहीं हुआ कि वो किस काम के लिए इस्तेमाल होंगे और किसने उन्हें यूज करना है। ठीक है, तो हम बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं आज के दौर में हम ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि इतनी बड़ी रेंज को जाया ही किया गया।
अच्छा, अब यही हाल तकरीबन ये जो 127 से शुरू होने वाले एड्रेसेस हैं इनका भी है, ठीक है। अब ये जो 127 से एड्रेसेस शुरू होते हैं ये भी 16.8 मिलियन है, ठीक है। इनका जो मकसद डिफाइन किया गया है, इनको कहा जाता है लूप बैक एड्रेसेस, ठीक है जी, लूप बैक एड्रेसेस। अच्छा, अब ये लूप बैक की कहानी क्या है? लूप बैक की कहानी ऐसे है कि जिस तरह आप शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप से बात करना शुरू करते हैं, ठीक है, यानी एक डिवाइस अगर खुद ही सोर्स है और खुद ही डेस्टिनेशन है, उस डिवाइस ने अगर अपने ही आपसे बात करनी है तो इस रेंज का कोई भी आईपी एड्रेस इस्तेमाल किया जा सकता है। ये पूरी की पूरी रेंज इस काम के लिए रिजर्व कर दी गई है। 127.0.0.0 से लेकर 127.255.255.255 आप कोई भी आईपी इस्तेमाल कर सकते हैं इस रेंज का, लेकिन आमतौर पे जो आईपी यूज किया जाता है जो बड़ा पॉपुलर है दैट इज 127.0.0.1। इस एड्रेस को लोकल होस्ट भी कहते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि यही वाला आईपी एड्रेस इस्तेमाल किया जाए, इस रेंज का कोई भी और आईपी आप यूज कर ले, मकसद उसका भी यही है। अच्छा, इस रेंज का एक आईपी एड्रेस और है जो कि एनटीपी नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल के लिए रिजर्व किया गया है और वो आईपी एड्रेस है 127.127.1.0। तो ये आईपी एड्रेस रिजर्व्ड है। अच्छा, ये जो एनटीपी है नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, ये डायनामिकली अपनी डिवाइसेस के ऊपर टाइम या क्लॉक कॉन्फ़िगर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो अगर 0 और 127 से शुरू होने वाले ये सारे के सारे एड्रेसेस रिजर्व्ड हैं, ठीक है, तो इन्हें हम अपनी मर्जी से यूज कर नहीं सकते, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लास ए की जो यूजेबल रेंज है, जो रिजर्व्ड नहीं है, जिसको मैं और आप अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं, वो फिर 0 से 127 नहीं होगी, वो बल्कि कंसिडर की जाएगी 1 से लेकर 126 तक। यानी क्लास ए की असाइनेबल या यूजेबल रेंज जो है वो 1 से लेकर 126 बनती है। तो ये नंबर फिर बन जाएंगे टोटल 126, ठीक है। जहां पे हमने 128 लिखा था, 128 बनते हैं रिजर्व्ड को मिला के, यानी क्लास ए में टोटल हम यही कहेंगे जी, क्लास ए के लिए पहले ऑक्टेट में 128 नंबर हैं, बट 2 तो रिजर्व्ड हैं, तो उन्हें हम माइनस कर देंगे तो बाकी बचेंगे 126। 1 से लेकर 126 तक ये वो हैं जिन्हें मैं और आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं, यूजेबल एड्रेसेस की रेंज है। 0 और 127 रिजर्व्ड कैटेगरी में कंसिडर होगा। ओके जी, तो आज के लेक्चर में हमने IPv4 एड्रेसिंग में क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इंटरव्यूज के लिहाज से भी, और एक नेटवर्क या सिस्टम इंजीनियर की जो डेली रूटीन के टास्क होते हैं IP एड्रेसिंग से रिलेटेड, उन सब के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। समझ अगर एक दफा वीडियो देखने पर नहीं आता तो वीडियो आप दोबारा देख सकते हैं। कोशिश करें, ये जो टेबल मैंने आपके सामने बनाया था कि पहले ऑक्टेट को किस तरीके से डिवाइड किया गया है, उसको आप अपने जहन में रखें ताकि आपको क्लास आइडेंटिफाई करने में मुश्किल ना पेश आए। आज का लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।